आफ्टरनून बच्चों, मैं डॉक्टर सरिता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम एक टॉपिक ले रहे हैं उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत का विचार सबसे पहले 1844 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने दिया था और बाद में मार्शल ने इसको अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में वैज्ञानिक रूप से इसको प्रस्तुत किया। बाद में J.R. हिक्स ने उदासीनता तत्व विश्लेषण की सहायता से इसको और अधिक अच्छे से समझाया। तो उपभोक्ता की बचत से क्या तात्पर्य है? उपभोक्ता की बचत से तात्पर्य होता है कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु को जो कीमत देने को तैयार होता है और जो कीमत वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। जैसे कोई उपभोक्ता है, किसी वस्तु को पाने के लिए मान लीजिए वो 100 रुपए देने के लिए तैयार है और जब बाजार जाता है तो पता चलता है कि उसकी वास्तविक कीमत सिर्फ 50 रुपए है। तो 100 माइनस 50 मतलब उसको 50 रुपए उसको बचत हुई। उपभोक्ता की बचत का जो विचार है कुछ मान्यताओं पर आधारित है और ये मान्यताओं के आधार पर ही सत्य होता है। मान्यताओं के हटने पर वो नियम असत्य सिद्ध हो सकता है। तो वो मान्यताएं हैं, जैसे इसमें ये माना जाता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, मतलब हम किसी वस्तु को पाने के लिए जो कीमत देते हैं, मुद्रा के रूप में जो भुगतान करते हैं, वही उपयोगिता की बचत है। फिर इसमें ये मान के चलते हैं कि एक वस्तु की जो प्रकृति होती है दूसरी वस्तु से स्वतंत्र होती है, मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आश्रित नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसमें मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान के चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है ये नियम। फिर इसके अलावा हम इसमें ये मान के चलते हैं कि जिस वस्तु को हम खरीदने जा रहे हैं उसका निकट स्थापन बाजार में उपलब्ध नहीं है। फिर ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपयोग करते जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। चलिए उपभोक्ता की बचत को हम टेबल की सहायता से और ग्राफ की सहायता से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने टेबल के लिए 4 कॉलम लिए हैं, बनाए हैं। पहले कॉलम में हमने सेब की इकाइयां दिखाई है, दूसरे में हमने सीमांत उपयोगिता, तीसरे में सेब की कीमत और चौथे में उपभोक्ता की बचत। अब उपभोक्ता सेब की पहली इकाई पाने के लिए वो 100 रुपए देने को तैयार है, जबकि उसकी वास्तविक कीमत 30 रुपए है। मतलब यहाँ उपभोक्ता को 100 माइनस 30 मतलब 70 रुपए की बचत हो रही है। सेब की दूसरी इकाई पाने के लिए वो 90 रुपए देने के लिए तैयार है और यहाँ पर सेब की कीमत 30 रुपए है, मतलब 90 माइनस 30 मतलब यहाँ पर 60 रुपए की बचत होती है। सेब की तीसरी इकाई पाने के लिए वो 70 रुपए देने को तैयार है, जबकि सेब की कीमत 30 रुपए है, मतलब यहाँ 70 माइनस 30 मतलब 40 रुपए की बचत होती है। फिर इसी तरह से सेब की छठवीं इकाई को पाने के लिए वो 30 रुपए देने को तैयार है, जबकि सेब की कीमत 30 रुपए। 30 माइनस 30 मतलब 0, यहाँ पर उसको बिल्कुल भी बचत नहीं मिल रही। इसका कारण कि जैसे जैसे वो सेब की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता जाता है उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। इसलिए लास्ट इकाई में उसकी उपयोगिता और उसकी कीमत दोनों बराबर है, इसलिए उपयोगिता की बचत 0 है। इसका सूत्र है उपभोक्ता की बचत बराबर TU माइनस P इंटू N, कुल उपयोगिता माइनस P कीमत और N इकाइयां, ये इसकी सूत्र है। अब उपभोक्ता की बचत को हम ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं। ग्राफ की सहायता से हम 2 वस्तुओं के संबंध में लेते हैं, पहला विभाजनी वस्तु और दूसरा अविभाजनी वस्तु। विभाजनी वस्तु के संबंध में हम ग्राफ की सहायता से देखेंगे। इसमें हमने x अक्ष पर वस्तु की इकाइयां ली हैं और y अक्ष पर हमने वस्तु की कीमत और उपयोगिता लिया है। DD हमारा मांग वक्र है। इसमें हम देखते हैं कि एक उपभोक्ता विभाजनी वस्तु को पाने के लिए वो किसी वस्तु की इकाई को पाने के लिए OP1 कीमत देने को तैयार है। यहाँ पर उसको OP1 कीमत खर्च करने पर वो वस्तु की OQ मात्रा खरीदता है, क्रय करता है। यहाँ पर उसको जो उपयोगिता मिलती है, बचत की प्राप्ति होती है P1, E1 और D के बराबर है। फिर इसके बाद यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, OP1 से बढ़ के OP2 हो जाती है, तो कीमत बढ़ने के कारण उसको उस वस्तु को पाने के लिए वो ज्यादा कीमत खर्च करता है, लेकिन मिलने वाली इकाइयां पहले से कम हो जाती है। पहले OQ खरीदता था, अब OQ से घट के OQ1, मतलब उसको जो बचत मिल रही थी उस बचत में कमी हो जाती है। अब P2, E2 और D के बराबर बचत की प्राप्ति होती है। फिर मान लीजिए उस वस्तु की कीमत कम हो गई, OP1 से घट के OP हो गई। यहाँ पर कीमत कम होने के कारण वो उसकी अतिरिक्त मात्रा से वो
मुद्रा से वो ज्यादा इकाइयों को क्रय कर सकता है। तो ओ की कीमत होने पर वो वस्तु की OQ1 से मात्रा बढ़ा के OQ2 खरीद लेता है। यहाँ पर उसकी बचत का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर उसको P, E और D ये उपभोक्ता की बचत के रूप में प्राप्त हो रही है। इसी तरह से हम इसको अविभाजनीय वस्तुओं के संबंध में दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी हमने एक्स अक्ष पर वस्तु की इकाइयां ली हैं, वाई अक्ष पर हमने कीमत और उपयोगिता ली है। यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु की सेव की पहली इकाई को खरीदने के लिए एक उपभोक्ता 100 रुपए देना चाहता है। वास्तव में उसकी कीमत 30 रुपए है। यहाँ पर उसको 70 रुपए की बचत हो रही है। दूसरी इकाई पाने के लिए वो कितनी 90 रुपए देने को तैयार है। तो 90 माइनस 30 मतलब वहां पर उसको 60 की बचत हो रही है। फिर तीसरी सेव की इकाई पाने के लिए वो 70 रुपए देने को तैयार है। यहाँ पर 70 माइनस 30 मतलब उसको 40 रुपए की बचत हो रही है। इसी तरह से चौथी, पांचवी और छठवीं इकाई में वो उपभोक्ता 30 रुपए देने को तैयार है और कीमत भी उसकी 30 रुपए है। यहाँ पर उसको 0 मतलब छठवीं इकाई को पाने में उसको कोई भी बचत की प्राप्ति नहीं हो रही, उसकी बचत जो है 0। अब हम देखेंगे उपभोक्ता की बचत की आलोचना। उपभोक्ता की बचत की जो आलोचनाएं हैं इन पॉइंटों के आधार पर हम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर होना। उपभोक्ता की आलोचना की जो कुछ अर्थशास्त्रियों ने आलोचनाएं की हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती। जैसे कि इसमें मान्यता को माना गया कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती बल्कि परिवर्तित होती रहती है। क्योंकि जैसे जैसे हम मुद्रा से किसी वस्तु को क्रय करते हैं, मुद्रा हमारी खर्च होती जाती है, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो बढ़ती जाती है, हमारे लिए बढ़ती जाती है। फिर जैसे है दूसरा, उपयोगिता की माप संभव नहीं है। इसमें मान्यता में हमने ये माना है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन उपयोगिता को मापना असंभव है। क्यों? क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसको ना तो आकार होता, ना प्रकार, ना रंग रूप, इसलिए इसको मापा नहीं जा सकता है। फिर उपभोक्ता की आर्थिक स्थितियों में अंतर होता है। उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में अंतर होता मतलब कुछ उपभोक्ता अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, तो दोनों की जो बचत होती है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए से उपभोक्ता के आर्थिक स्तर में अंतर होता है। मांग तालिका ना ज्ञात होना उपभोक्ता की, क्योंकि उपभोक्ता की मांग तालिका का ज्ञात इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो उपभोक्ता की जो कीमत देने को तैयार होता है वो उसकी कल्पना होती है। वो अपना पारिवारिक बजट बनाने के लिए, किसी वस्तु को पाने के लिए वो कीमत देने को तैयार है। लेकिन अब हमको जब बचत निकालते हैं तो हर एक उपभोक्ता की उस काल्पनिक मांग तालिका सही ज्ञात न होने के कारण बचत निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से स्वतंत्र होता है, इस आधार पर आलोचना की गई है। तो इसमें यह है कि कोई भी वस्तु एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि पूरक रूप में या प्रतिस्थापन के रूप में एक दूसरे पर आश्रित जरूर होती है। उपभोक्ता की बचत का काल्पनिक होना, ये काल्पनिक है, जो हमको है कि इतना हम देने को तैयार है, जो वास्तव में जाते हैं और जो बचत होती है काल्पनिक है। फिर जीवन रक्षक वस्तु के संबंध में ये नियम लागू नहीं होता है। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जीवन रक्षक की, उनकी पूर्ति में हमको असीमित सुख की प्राप्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में पानी से तड़प रहा है और उसको एक गिलास पानी पाने के लिए वो 1000 रुपए देने को तैयार है, लेकिन वास्तव में जब उसको पानी मिलता है तो एक गिलास पानी की कीमत मान लीजिए 100 रुपए है, तो हम ये कहें कि उसको 900 रुपए की बचत है, तो ये काल्पनिक है या हास्यप्रद है। फिर इसी तरह से प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के संबंध में भी ये नियम लागू नहीं होता है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में से जैसे कि हीरा है, जवाहरात है, कुछ जो कलाकारों की कलाकृतियां हैं, ये इतनी अमूल्य होती हैं कि इनकी जितनी कीमत, जितनी मांग होगी या जितनी उपयोगिता होगी, उसकी कीमत उतनी ज्यादा अधिक हो जाती है। तो इनकी उपयोगिता कीमत अधिक होने पर ही होती है, कीमत कम होने पर इनकी उपयोगिता घट जाती है। तो जहां पर ऐसा नहीं है कि यदि उपभोक्ता की बचत की आलोचनाएं की गई है तो इसका कोई महत्व नहीं है, उपभोक्ता की बचत का महत्व ही है। महत्व है जैसे कि विनिमय में इसका महत्व है। विनिमय में महत्व मतलब कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता से ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं होता है। जितनी उसको उपयोगिता मिलती है उतनी कीमत देने को तैयार होता है। फिर इसका उपयोग और विनिमय मूल्य इन दोनों में अंतर बताता है। कुछ वस्तुओं का विनिमय मूल्य कुछ भी नहीं होता है, जैसे हवा, पानी, रोशनी, ये सारी चीजों का विनिमय मूल्य शून्य है, लेकिन इससे मिलने वाली उपयोगिता इतनी ज्यादा है कि इसके बिना हमारा जीवन असंभव हो जाता है। फिर कर निर्धारण में इसका महत्व है, एक अधिकार के निर्धारण में इसका महत्व है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका महत्व है, तो इस तरह से इसका महत्व बहुत अधिक है। थैंक यू।